Hello everyone, welcome back to the Pathshala, welcome back to your class. The age of revolutions 1830 to 1848. पिछली बार हमने यहीं तक छोड़ा था, ठीक है, जब ग्रीस जो था इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था, ठीक है, तो वी विल प्रोसीड फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली. द एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848, वो पीरियड जब बहुत सारी जो यूरोपियन स्टेट्स थी, बहुत सारी, उन्होंने रिवॉल्यूशन करके अपना इंडिपेंडेंट नेशन का जो नोशन उस समय चला था, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे. ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कैसे जो लिबरलिज्म जो आइडिया थे, जो ग्रीस था वो कैसे ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, ठीक है कि नहीं. बट फिर उसके बाद जो क्लर्क्स मिडिल क्लासेस ने कैसे जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में कैसे ग्रीस ने अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को बनाया, ठीक है. जो फर्स्ट ईवल अपीवल हुआ फ्रांस में, वो कब हुआ, 1830 में, ठीक है. बॉर्बन किंग्स को उस समय 1815 में पावर में ले लिया और फिर उसके बाद वो क्या हो गए थे, वो हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गए थे, जिसमें लुइस फिलिप को हेड बना दिया था, ठीक है. बट फिर क्या हुआ, यूरोप का जो ये रिवॉल्यूशन हुआ उससे इंस्पायर होके ग्रीस में भी चिंगारी फैल गई, ठीक है. ग्रीस जो था उस समय ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, 15 सेंचुरी से था, ठीक है. ग्रीस में भी एक चिंगारी सी फैल गई और जो नेशनलिस्ट थे वो भी ये सब सुन के वो भी लोगों को इंस्पायर करने लग गए, ठीक है. एक नेशन स्टेट का एक आइडिया लाने लगे, ठीक है. लोगों को मोबिलाइज करने लगे इस मुस्लिम एम्पायर से लड़ने के लिए, ठीक है. लोग जो पोएट्स है, आर्टिस्ट है, ठीक है, वो क्या करने लगे, यूरोपियन सिविलाइजेशन को लोगों को दिखाने लग गए, ठीक है, उसको हाईलाइट करने लगे, लोगों को समझाने लगे, ठीक है. इससे फाइनली इंग्लिश पोएट ने जो था लॉर्ड बायरन, उन्होंने भी फंड्स ऑर्गेनाइज किए और उन्होंने वार में भी इवन फाइट किया, बट लेटर वो फीवर की वजह से 1824 में मर गए, ठीक है. बट फाइनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया, ठीक है. तो ये थी ग्रीस की लड़ाई. फिर अभी जो रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, इसने जो नेशनल फीलिंग, यहाँ पे रोमांटिक शब्द का मतलब है जुबिलियन, जो हैप्पीनेस, जो लाइवनेस, ठीक है, उसकी वजह से, और जो नेशनल फीलिंग जो पोएट्स और जो आर्टिस्ट लोगों के अंदर ला रहे थे, वो किस तरह से ला रहे थे, ठीक है. कल्चर जो थी सिर्फ वॉर से, सिर्फ नेशनलिस्ट आइडिया से ही जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई, नेशन स्टेट्स नहीं बनी. कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया, जैसे कि आर्ट, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग ने, म्यूजिक ने, पुराने जो म्यूजिक थे, पुराने कल्चर को हाईलाइट करके, पुराने कल्चर को आगे लाके लोगों को इंस्पायर किया कि हमारा कल्चर भी बेस्ट था, ठीक है. रोमांटिसिज्म कल्चर मूवमेंट विच सोज टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट डेवलपमेंट, ठीक है. उस समय एक रोमांटिसिज्म जो है वो डेवलप हुआ. रोमांटिसिज्म क्या था, इट वाज अ कल्चर मूवमेंट, ये कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है, जिसमें क्या था, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावना पैदा करी जा रही थी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ आर्ट, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, इन सब की तरफ से, इन सब का यूज करके जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स थे वो क्या कर रहे थे, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की भावना पैदा कर रहे थे, नेशनल सेंटिमेंट्स जगा रहे थे, ठीक है. उनके एफर्ट जो थे, उनका जो पुराना हेरिटेज, कलेक्टिव हेरिटेज वगैरह, उनके पुराने कल्चरल पास्ट को जो है इम्फेसाइज कर रहे थे, जो और दिखा रहे थे कि एज अ नेशन वो कितने बेटर हैं, कितने ब्यूटीफुल है, कितने सुंदर हैं, ठीक है. रोमांटिक्स जैसे कि हमारे जनरल फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, उन्होंने क्लेम किया कि द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल दास फॉक. तो वो बोलता है कि जर्मन का जो असली कल्चर है उसके कॉमन पीपल यानी कि दास फॉक जो है उनमें ही अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, उन्हीं में डिस्कवर हो सकता है. इट वाज थ्रू उनके जो फोक सॉन्ग्स, उनकी फोक पोएट्री, फोक डांसेस, इसी से ही लोगों में ट्रू नेशन की भावना पॉपुलराइज होगी, ठीक है. सो इन्हीं पुराने फोक कल्चर को इकट्ठा किया गया और लोगों में नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में उसकी मदद लेके लोगों में नेशनलिज्म की भावना पैदा की गई, ठीक है.
The emphasis on vernacular language and the collection of local folkware was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. उस समय लोग क्या थे, लोग illiteracy उस समय बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बीट यूरोपियन स्टेट, ठीक है, तो लोगों में illiteracy इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए लोग कैसे समझते, अगर उनको उनके ही पुराने पास्ट से रिलेट करके नेशन के बारे में समझाया जाए, तब वो उस चीज को बेटर तरीके से समझ रहे थे। तो लोग इस अपने इलिटरेट ऑडियंस को समझाने के लिए लोकल फोकवेयर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और अपनी पुरानी जो एंशियंट नेशनल स्पिरिट जो थी उसको जगाया गया, ठीक है, और एक नया मैसेज दिया गया कि सिर्फ कि ये जो नेशन स्टेट का जो नोशन है वो किस तरह से बेटर है, उन्हें ये समझाने के लिए पुराने ही फोकवेयर का इस्तेमाल किया गया, फोकलोर का इस्तेमाल किया गया। Especially Poland, this was especially so in the case of Poland, which had been participated in the end of the partition in the end of 18th century by great powers like Russia, Prussia and Austria, ठीक है, ये स्पेशली पोलैंड में हुआ, जिसे 18th सेंचुरी में बड़े बड़े पावर्स जैसे कि रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की वजह से जो पार्टीशन हो गए थे, ठीक है, पोलैंड जो था, जो हमारी जो विनर ट्रेडी में उसे पार्टीशन कर दिया था, ठीक है, even though Poland was no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. पोलैंड भले ही अब कोई एक सिंगल इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके लोगों ने म्यूजिक और लैंग्वेज की हेल्प से एक नेशनल फीलिंग्स लोगों में बनाए रखी थी। करोल कुरपुंसिक की जैसे कि उन्होंने नेशनल स्ट्रगल जो था उसको कैसे वो एम्फसाइज कर रहे थे, ओपरा से, म्यूजिक से, फोक डांसेस से, ठीक है, और फोक डांसेस जैसे कि पोलनाइज एंड मजूका, ठीक है, ये सब नेशनलिस्ट सिंबल का यूज करके वो हाईलाइट कर रहे थे जो पोलैंड के पुरानी उसकी जो उसकी जो ब्राइटनेस था, ठीक है, वो तो सब पोलैंड को हाईलाइट कर रहे थे पूरे एज अ नेशन। लैंग्वेज भी उनका जो था वो भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ, ठीक है, रशिया के आने के बाद पोलिश जो थे लैंग्वेजेस जो थे स्कूल से निकाल दिया गया, रशिया को हर जगह मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है, जो भी पोलिश में बोला जाता था, पोलैंड की लैंग्वेज में बोलता था, उसे निकाल दिया जाता था, ठीक है, इसी वजह से एक रेबेलियन भी हो गया, ठीक है, रेबेलियन भी हो गया, लेकिन वो रेबेलियन को भी क्रश कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, फिर उसके बाद क्लर्की जो थे, जो चर्च में लैंग्वेज कौन से यूज करता था, पॉलिश यूज किया जाता था, ठीक है, जिस वजह से बहुत सारे प्रीस्ट बिशॉप्स को भी जेल में डाल दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया, उनकी पनिशमेंट के तौर पे, ठीक है। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन, पॉलिश लैंग्वेज का यूज जो था रशियन डोमिनेंस के खिलाफ एक सिंबल माना जाने लग गया, उनके रूल के खिलाफ एक सिंबल माने जाने लग गया। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, ठीक है, देखो सबसे पहले ये हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे रिवॉल्यूशन जो थे वो टर्न ले रहे थे अलग अलग जगह में, और कैसे कैसे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन रहे थे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा दे रहा था, इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन, और लोगों में जो इसकी वजह से नेशनल फीलिंग्स बढ़ रही थी, वो उस समय उनको नेशन स्टेट बनाने में मदद कर रहा था। फिर क्या हुआ, लोगों में एक तो लोग जब तब तक शांत बैठे रहते हैं जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, फिर जब लोगों को परेशानी होगी, भूख आएगी, तो इससे अनरेस्ट होगा, इससे लोग क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें भी एक टाइम तक वो सह लेते हैं, बट जब सहन से बाहर हो गई तो उन्होंने रिवॉल्ट किया, ठीक है। 1830s जो था यूरोप में बहुत ही हार्डशिप का टाइम था, ठीक है। पहले फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन यूरोप की बहुत बढ़ गई, ठीक है, ज्यादातर कंट्रीज में ज्यादातर जॉब सीकर्स थे, यानी कि जॉब चाहने वाले, देन एम्प्लॉयमेंट कराने वाले, ठीक है, एम्प्लॉयर से ज्यादा जॉब सीकर्स हो गए थे। पॉपुलेशन जो थी ज्यादा से ज्यादा सिटीज में जाने लगी जॉब की सर्च में, जिस वजह से क्या होता है, स्लम्स जो थे और बढ़ते जा रहे थे। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from Europe.
where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production, which was carried out in mainly homes and जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे जो कि घरों में अपना बनाए जाते थे, जो कि इतने मशीनाइज्ड नहीं थे, मैकेनाइज्ड नहीं थे, ठीक है, जो खुद अपने आप से छोटा प्रोड्यूस करते थे, स्मॉल प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, उन्हें इतना हार्ड कंपटीशन फेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जो इंग्लैंड से जो मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, ठीक है, उनसे कंपटीशन करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, इससे उनका बिजनेस भी खराब हो रहा था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations। और उन एरियाज में यूरोप के जहाँ अभी भी एरिस्टोक्रेसी चल रही थी, वहाँ पे पीजेंट्स वगैरह को फ्यूडल लॉर्ड्स के ड्यूज और उनके टैक्सेस ऑब्लिगेशंस यही फुलफिल करते करते वो उनको बहुत हार्डशिप हो रही थी। और ऊपर से बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड प्राइस भी बढ़ता गया, जिस वजह से जो भिखमंगी है, पॉपुलिज्म जो है टाउन में और शहरों में बढ़ता ही गया। और इन द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। एक ऐसा ही ईयर था 1848 जहाँ पे फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा थी, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, ठीक है, जिस वजह से लोग जो है पेरिस की सड़कों में आ गए, ठीक है, बैरिकेड्स लगा दिए गए लोगों को लोगों से बचाने के लिए, ठीक है। और ये सब देख के लुइस फिलिप जो था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया था, ये सब देख के लुइस फिलिप जो है डर के भाग गया। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक प्रोक्लेम कर लिया फ्रांस को, और सबको यूनिवर्सल सफरेज दे दिया। 21 के अबव जो भी है भाई वो वोट करने का अधिकार है उसको, और सबको काम मिलेगा, ये उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है। तो फिर नेशनल वर्कशॉप बनाए गए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सबको नेशनल वर्कशॉप्स भी बनाए गए। पहले 1845 में भी उसी टाइम पे उसी दौरान जब ये हो रहा था 1845 में भी सिलेसिया में जो वीवर्स थे वो भी रिवॉल्ट करे, किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, ठीक है, जो उन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, और उन्हें फिनिश टेक्सटाइल बनाने का ऑर्डर्स देते थे, बट उनके पेमेंट्स जो थे उन्होंने बहुत ही रिड्यूस कर दिए थे, बहुत ही कम कर दिए थे, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो नेशनल असेंबली बनी फ्रांस में, ठीक है, जिसने बोला कि 21 से ऊपर सबको राइट टू वर्क मिलेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and republic based on universal male suffrage had been proclaimed. In other parts of Europe were independent nations। ठीक है, तो 1848 में क्या हुआ? ऐसे यूनिवर्सल सफरेज हो गया और मोनार्क को हटा के उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक बना दिया फ्रांस ने, ठीक है। यूरोप के बाकी जो इंडिपेंडेंट नेशंस थे, जैसे कि जो बाकी जो एरियाज थे जो कि अभी तक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं हुए थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहाँ पे मैन एंड वुमेन सारे मिडिल क्लास के जो लिबरल मैन एंड वुमेन के वो क्या करने लग गए? अब वो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिमांड करने लग गए, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए डिमांड करने लग गए, ठीक है, कि एकजुट होके एक नेशन बनाने का डिमांड करने लग गए, ठीक है। तो फ्रांस में ये जो अनरेस्ट हुआ, ठीक है, उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए, ठीक है, उन्होंने अपना डिमांड रखी अपने अलग नेशन स्टेट बनाने के लिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे, जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए कि मीडिया को बोलने का अधिकार हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप बनाने का, एसोसिएशन बनाने का आज़ादी होना चाहिए, ठीक है। जर्मन रीजन्स में a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। जर्मन रीजन्स में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थे, जिनके हेड ज़्यादातर मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन वगैरह, आर्टिसंस वगैरह थे, ठीक है, वो सब फ्रैंकफर्ट में मिले और जनरल नेशनल असेंबली बनाने के लिए, वोट करने के लिए वो उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे, ठीक है, वो फेस्टिव प्रोसेशन में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट में पहुंचे। places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of सेंट पॉल के अंदर जो हमारा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उनका, वहां पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, और
उन्होंने सोचा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, जिसमें मोनार्की हेड करेगी, लेकिन मोनार्की जो है पार्लियामेंट को रीजन देगी, ठीक है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मोनार्की विच वुड बी सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, ठीक है। जब ये सब डिसाइड करके डिप्यूटीज ने जो किंग फ्रेडरिक विलियम फोर को, जो उस समय प्रूशिया के किंग थे, उनको अपने टर्म्स पे उनको क्राउन एक्सेप्ट करने के लिए क्या उन्होंने उसे मना कर दिया, और बाकी सारे मोनार्क को जो कि अपोज कर रहे थे इस इलेक्टेड असेंबली को, ऐसी टाइप की, उनको उसने ज्वाइन कर दिया। हाँ, while the position of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded, ठीक है। बट ये जो अपोजिशन थी एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री की, इतनी स्ट्रांग हो गई, तो धीरे धीरे पार्लियामेंट जो थी वो धीरे धीरे कम होती गई सोशल बेस की। क्यों? पार्लियामेंट जो थी वो ज्यादातर मिडिल क्लास पे डोमिनेटेड थी, ठीक है, जैसे कि जो बिजनेसमैन वगैरह, ठीक है, वो रेसिस्टेड, वो क्या कर रहे थे, वो मिडिल क्लास क्या कर रही थी, वर्कर्स और आर्टिशंस की डिमांड को रेसिस्ट कर रही थी, मना कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो जो मिडिल क्लास थी वो बिजनेसमैन थे, ठीक है, ये वर्कर्स और आर्टिशन उनके अंडर काम कर रहे थे, तो जो ये वर्कर्स और आर्टिशंस डिमांड कर रहे थे वो उनके लिए बेटर नहीं था, ठीक है, उन बिजनेसमैन के लिए इतना फायदेमंद नहीं था, इसीलिए वो उनके वर्कर्स और आर्टिशंस की डिमांड्स को रेसिस्ट कर रहे थे, जिस वजह से उनकी जब पार्लियामेंट में वर्कर्स और आर्टिशन का सपोर्ट कम हो गया, तो उस वजह से दूसरी जो हमारी अपोजिशन थी वो स्ट्रांग हो गई, और एंड में जो हुआ, ये जो ट्रूप्स था उसको बंद कर दिया गया, उसको दबा दिया गया और असेंबली को बंद कर दिया गया। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years. ठीक है, एक तो ये इशू, दूसरा एक तो वर्कर्स और आर्टिशंस को उनकी डिमांड्स नहीं फुलफिल किए गए, दूसरा वुमेन जो स्टार्टिंग से ही इसमें जुड़ी हुई थी, स्टार्टिंग से ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है, उनको भी अच्छे से राइट्स नहीं मिले, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। वुमेन ने खुद के अपने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे, अपने खुद के न्यूज़पेपर्स बनाए थे, हाँ, पॉलिटिकल मीटिंग में पार्ट लिए थे, डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिए थे, ठीक है। इसके बाद भी जब असेंबली ने जब असेंबली ने जब उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, तो उन्होंने जब डिमांड किया जो यूनिवर्सल सफरेज का, तो उन्हें सफरेज नहीं मिला, ठीक है। जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उन्होंने बनाया सेंट पॉल में, वुमेन को सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह पीछे विजिटर्स गैलरी में ही खड़ा रखा, ठीक है, खड़ा रहने को परमिशन मिली, वो एज अ वोटर की, एज अ डिसीजन मेकर अंदर नहीं जा सकती थी, ठीक है। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. तो इस समय इन सब प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मूवमेंट दबा दिया। ये लिबरल मूवमेंट को उन्होंने 1848 में दबा तो दिया, ठीक है, लेकिन वो पुराना ऑर्डर वापस नहीं ला पाए। उन्हें ये एहसास है, उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि रिवॉल्यूशन, ये रिप्रेशन चलता ही रहेगा जब तक हम कुछ चेंजेस नया ले आए। ये जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उनकी बातों में थोड़ा सा एग्रीमेंट ना कर ले, तब तक ये चलता ही रहेगा। इसीलिए 1848 में autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो इसीलिए जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो उस समय सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो रह गई थी, ठीक है, उन्होंने वो चेंजेस अडॉप्ट करनी शुरू कर दी जो वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है, 1815 से पहले होना शुरू हो गई थी, ठीक है। सर्वडम, बॉन्डेड लेबर, ठीक है, ये सबको हटा दिए गए। हाँ, दोनों हैब्सबर्ग में भी और रशिया में भी। हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर हंगेरियंस को 1867 में हैब्सबर्ग रूलर ने उन्हें भी बहुत ऑटोनॉमी, बहुत पावर दे दी। फिर उसके बाद हमारी जर्मनी और इटली कैसे बनी, ठीक है, सबसे पहले हम जर्मनी का पढ़ते हैं, ठीक है। The liberal initiative of 1848 to the nation building was, however, repressed by the combined forces of monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia, ठीक है। ये जो 1858 में अभी जस्ट हमने देखा, उसे जो रिवॉल्ट हुआ, जो रिवॉल्यूशन हुआ, लिबरल रिवॉल्यूशन, उसे क्या किया गया, उसे जो मोनार्की थी, मिलिट्री की, इन सब की कॉम्बाइंड फोर्सेस ने मिलके हरा दिया, दबा दिया गया था, और इसे सपोर्ट किसने किया था, जंकर्स ने, जो कि प्रूशिया के बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स थे, ठीक है।
From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. उसके बाद से प्रूशिया ने क्या किया, नेशनल यूनिफिकेशन का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। इसके जो चीफ मिनिस्टर थे, ऑटो वन बिस्मार्क was the architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy। ठीक है, उसके जो चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क जो थे, उन्होंने ये जो प्रोसेस को कैरी आउट किया वो प्रूशियन आर्मी के हेल्प से। ठीक है, उन्होंने यूनिफिकेशन का प्रोसेस खत्म किया। 3 बार लड़े उन्होंने 7 साल में, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस में, जो कि प्रूशियन विक्ट्री के साथ खत्म हुआ और ये जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, on the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states। ठीक है, 18 जनवरी 1871 में फाइनली वो यूनिफाई हुआ जर्मनी, और पावर जो है वो प्रूशिया का जो पावर जो है वो किंग केसर विलियम फर्स्ट को मिल गया। ठीक है, बहुत सारे जर्मन की प्रिंसेस स्टेट के जो प्रिंस आए थे। ठीक है, उनकी जो सेरेमनी में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क भी था, जिन्होंने ये यूनिफिकेशन के प्रोसेस को में बहुत मदद की थी। ठीक है, सब कहाँ गैदर हुए थे, हॉल ऑफ मिरर्स में, पैलेस ऑफ वर्जिलिस के अंदर। ठीक है, उन्होंने नया जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम किया, जिसे हेड किया गया था केसर विलियम वन ऑफ प्रूशिया ने। ठीक है, प्रूशिया के जो किंग केसर विलियम वन के हेड में, ठीक है, जर्मन को यूनिफाई किया गया। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। ये जो नेशन बिल्डिंग हुआ जर्मनी में, उसमें प्रूशिया का स्टेट पावर का जो डोमिनेंस है वही दिखाया गया। ठीक है, The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency। ठीक है, जो नया स्टेट बना, उन्होंने करेंसी को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में जर्मनी में बहुत मदद की। प्रूशिया के मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम, जो बाकी सारी जर्मनी के लिए प्रूशिया के मेजर्स, प्रूशिया के जो प्रैक्टिसेस थे, जो सब चल रहा था उनमें, वो बाकी सब के लिए, पूरी जर्मनी के लिए मॉडल बने। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क ने मेनली यहाँ पे हमारा काम किया जो जर्मन यूनिफिकेशन का, आफ्टर जब उसने 3 बार लड़े 7 साल में। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ठीक है, और फाइनली प्रूशिया विक्ट्री हुई, और जो इस जर्मनी के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को उसने कंप्लीट किया। पैलेस ऑफ वर्सेलीज में केसर विलियम वन को, जो प्रूशिया के राजा थे, ठीक है, उनको इस यूनिफिकेशन का हेड बनाया गया। ठीक है, और उनको ये पावर दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इटली कैसे यूनिफाइड हुआ। इटालियंस वर scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states. Sardinia Piedmont, which was ruled by an Italian house। ठीक है, तो इटली जो थी वो शुरू से ही बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स में बटी हुई आई है। ठीक है, और फिर हैब्सबर्ग एम्पायर में भी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। ठीक है, और 19th सेंचुरी के मिडल में वो 7 स्टेट्स में बटी थी। ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक जो थी सर्दिनिया पिडमोंट, जो कि एक इटालियन हाउस के द्वारा रूल किया जा रहा था। ठीक है, नॉर्थ जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में था, सेंट्रल जो था वो पोप के पास था, और सदर्न रीजन्स जो थे वो डोमिनेशन ऑफ वो जो किंग के जो स्पेन के जो बॉर्बन किंग्स थे उनके पास था। इवन द जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी एक सिंगल फॉर्म में नहीं थी। ठीक है, बहुत से उसमें बहुत लोकल वेरिएशंस थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की बोली जा रही थी, बहुत रीजनल वेरिएशंस भी थी। ठीक है, ड्यूरिंग द 1830s गिuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a united Italian republic. He also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals. 1830s में गिuseppe Mazzini ने जो था
उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, इटली रिपब्लिक करने के लिए, अपना एक यूनाइटेड इटली का उन्होंने एक सपना देखा, एक विजन बनाया, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई यंग इटली के नाम पे। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war, ठीक है। जो रिवॉल्यूशन हुए 1831 में और 1848 में, ठीक है, उसमें भी जब यूनिफिकेशन नहीं हो पाया, तो सर्दिनिया पिडमोंट के जो उस समय जो रूलर थे, जो कि सिर्फ इकलौता इटालियन रूलर था जिसमें, ठीक है, जो कि था किंग विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है, तो उन्हें लगा कि सारा का सारा भार उन्हीं के ऊपर आ गया, ठीक है, कि वो इटालियन स्टेट्स को अब वही यूनिफाई कर सकते हैं वार के थ्रू। In the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. ठीक है, उस समय जो elites थे, यानी कि जो क्रीम लेयर, जो अपर लेयर जो थे, उनके लिए यूनिफाइड इटली माने उन्हें लगा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डोमिनेंस होगी उनकी भी, ठीक है। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democratic. Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French, but much better than he did Italian. ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैवोर जो थे, जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में बहुत मदद की, वो ना ही कोई रिवॉल्यूशनरी थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे, ठीक है। और बाकी सारे अमीर और एजुकेटेड मेंबर्स जो थे इटालियन एलिट के, उनकी तरह वो भी फ्रेंच बढ़िया बोलते थे इटालियन से ज्यादा, ठीक है। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859. ठीक है, जो डिप्लोमेटिक कंडीशन अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है, केवोर जो था सर्दिनिया केवोर की जो डिप्लोमेसी के अंडर में सर्दिनिया पिडमंट जो था, वो ऑस्ट्रेलियन फोर्स को 1859 में हरा पाया, ठीक है। केवोर ने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक एलियंस बनाया, एलियंस माने उनके साथ एक अच्छी सी डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप बनाई, जिस वजह से उन्होंने मिलकर ऑस्ट्रिया के फोर्सेस को 1859 में हरा दिया। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. ठीक है, रेगुलर ट्रूप्स के साथ साथ और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स किसी भी गैरिबाल्डी के अंडर में उन्होंने भी ज्वाइन किया था ट्रूप्स को। 1860 में दे मार्च टू साउथ इटली, 1860 में वो साउथ इटली की ओर गए और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव द स्पेनिश रूलर्स। ठीक है, 1860 में वो साउथ इटली और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज गए, ठीक है, और वहाँ पे वो लोकल पीजेंट्स की मदद से स्पेनिश रूलर्स को का सपोर्ट जो है पाने में वो कामयाब हो गए, ठीक है। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल टू को इटली का यूनाइटेड इटली का किंग बनाया गया, ठीक है। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। ओके, सो वो बोलते हैं कि इटालियन पॉपुलेशन जो थी उस समय उनकी इलिटरेसी रेट जो थी बहुत ही ज़्यादा हाई थी, ठीक है। उनको इन लिबरल नेशनलिस्ट आइडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इवन जो पीजेंट्स जो थे जिन्होंने गारिबाल्डी को सपोर्ट किया था इस फाइट में सदर्न इटली में, उन्होंने कभी इटालिया के बारे में भी नहीं सुना था और ला इटालिया को समझते थे विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है इसीलिए, ठीक है। सो दिस वाज द लेवल ऑफ इलिटरेसी, ठीक है। फिर उसके बाद एक केस हुआ ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन की बारी आई। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन, ब्रिटेन को जो है एक्चुअली एक परफेक्ट नेशन स्टेट का एग्जाम्पल लिया जाता है, ठीक है। The in Britain the formation of nation state was not a sudden upheaval or revolution, ठीक है। जो ब्रिटेन में जो था एक अचानक से कोई रिवॉल्यूशन की किसी अपहीवल की वजह से वो नेशन स्टेट नहीं बना था, एक बहुत लंबा सा वो प्रोसेस था, ठीक है। पहले कोई भी 18 सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था, ठीक है। उस समय वो क्या आइडेंटिटीज थे, जैसे कि कुछ थे इंग्लिश थे, कुछ वेल्श थे, कुछ स्कॉटिश थे, कुछ इरिश थे, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रुप के सबके खुद के अपने कल्चर थे, खुद के अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, ठीक है।
But as the English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the nations of the islands. ठीक है. But जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन जो था वो धीरे धीरे वेल्थ में बढ़ता गया, अपनी इंपॉर्टेंस और पावर उसकी बढ़ती गई, तो उसने धीरे धीरे क्या किया, अपने पास के नेशंस पे भी अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया. The English Parliament, which had seized power from monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. ठीक है. इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने मोनार्की से 1688 में पावर ले ली थी बहुत लंबे कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट बना एक नेशन स्टेट के लिए, ठीक है, जिसमें इंग्लिश जो थी सेंटर में थी, ठीक है, और एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बना. ठीक है. The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. ठीक है. तो एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, ठीक है, जिससे क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना. ठीक है. इसका मतलब क्या था कि इंग्लैंड जो था अब स्कॉटलैंड के ऊपर अपना पूरा इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है. ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ, अब से क्या हुआ था, इंग्लिश मेंबर से ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेट किया हो गया था, माने ज्यादातर इंग्लिश मेंबर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में. ठीक है. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive cultural and political institutions were systematically suppressed. ठीक है. तो अब जब ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ी, ठीक है, तो क्या हुआ, स्कॉटलैंड का जो कल्चर, उसकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे दब गए. ठीक है. कैथोलिक क्लेम्स दैट इनहैबिटेड द Scottish Highlands were suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. जो कैथोलिक जो ग्रुप थे जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते थे, और जब भी वो कुछ रिवॉल्ट करने की कोशिश करते थे अपनी आज़ादी के लिए, उनको दबा दिया जाता था. ठीक है. द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू, उन्हें अपने जो हाईलैंडर स्कॉटिश हाईलैंडर्स को अपनी खुद की जो गेलिक लैंग्वेज बोलने के लिए मना किया जाता था. उनके नेशनल ड्रेस नहीं पहने जा सकते थे वो. ठीक है. और उनको बहुतों को तो अपने खुद के होमलैंड से निकाल दिया गया. ठीक है. आयरलैंड को भी वैसे ही सिमिलर फेट हुआ. ठीक है. उनकी भी वैसे ही, उनके साथ भी वैसे ही हुआ. ये कंट्री थी, आयरलैंड ऐसी कंट्री थी जिससे कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट में जो कि बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड थी. ठीक है. English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over the largely Catholic country. ठीक है. इंग्लिश ने लेकिन मदद करी उनको, जो प्रोटेस्टेंट्स को मदद करी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को, ताकि वो कैथलिक्स के ऊपर अपना डोमिनेंस जमा सके. ठीक है. कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड. कैथोलिक्स जो भी ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट जो भी वो कर रही थी, उसके खिलाफ जो भी जितने भी रिवॉल्ट्स कर रही थी कैथोलिक्स जो जितने भी रिवॉल्ट कर रहे थे उनको सबको दबा दिया जा रहा था. After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. ठीक है. तो तो जब वॉल्फ टॉर्ने ने, ठीक है, जब वॉल्फ टॉर्ने ने रिवॉल्ट किया और वो हार गया, ठीक है, अपने यूनाइटेड रिचमैन के साथ 1798 में, आयरलैंड को फाइनली फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1801 में ऐड कर दिया गया. एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया. ठीक है. जिसमें डोमिनेंट क्या था, इंग्लिश कल्चर डोमिनेंट था. ठीक है. नए ब्रिटेन के नए सिंबल बने, एक ब्रिटिश फ्लैग बना. ठीक है. यूनियन जैक एक नेशनल एंथम था, जैसे कि गॉड सेव आवर नोबल किंग. इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेंटली उसको एक्टिवली प्रमोट किया गया. ठीक है. और बाकी सारे नेशंस जो थे and the older nation survived only as subordinate partners in this union. और इस यूनियन में वो सिर्फ एक सबॉर्डिनेट पार्टनर की तरह ही रहे बाकी सारे नेशन. तो इसमें हमने देखा कि ब्रिटेन कैसे एक इंग्लिश जो पार्लियामेंट था उसने पहले अपने मोनार्क से पार सीज करी इंग्लिश पार्लियामेंट ने. ठीक है. फिर उसके बाद अपने अंदर कैसे उन्होंने स्कॉटलैंड को, ठीक है, और आयरलैंड को कैसे अपने अंदर यूनाइट कर लिया, और फाइनली कैसे ब्रिटिश नेशन एक बना. ठीक है. यूनाइटेड किंगडम. विजुअलाइजिंग द नेशन. ठीक है. अब नेशन को उस समय सिर्फ वार्स वगैरह से, तो हमने पढ़ा कि सिर्फ वार, ठीक है, वार से आइडिया से ही सिर्फ लड़ा नहीं जा रहा था, नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं आ रही थी. पोएट्स और आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, उसे विजुअलाइज कर रहे थे. ठीक है. तो नेशन को किस तरह से उस समय विजुअलाइज करने का उन्होंने
जब राजा की बात होती तो राजा की उसकी पोर्ट्रेट को बना देते थे कॉइन्स में, ठीक है, या उसकी पेंटिंग बना दी तो उसको रिप्रेजेंट हो जाता था। बट नेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें? नेशन को रिप्रेजेंट करने का उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया आर्टिस्ट ने। उन्होंने एक एज अ पर्सन उसे शो करना शुरू कर दिया। नेशंस को फीमेल फिगर की तरह पोर्ट्रे किया, ठीक है। फीमेल फिगर को चूज किया गया दिखाने के लिए कि एक पर्टिकुलर वो एक नेशन को दिखाने के लिए, जो कि किसी पर्टिकुलर वुमेन के ऊपर नहीं बनाया गया था, कि रियल लाइफ में कोई ऐसी किसी पर्टिकुलर वुमेन के ऊपर नहीं बनाया गया था। बस वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एक सिंपल से आइडिया के ऊपर बनाया गया था कि वो नेशन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। वो फीमेल फिगर जो थी उस नेशन की एलिगोरी बनी थी, ठीक है। द एट्रीब्यूट्स, जैसे कि जो लिबर्टी के जो एट्रीब्यूट्स हम ले रहे थे, निशान ले रहे थे, क्या ले रहे थे, रेड कैप ले रहे थे, ठीक है, ब्रोकन चेन, ठीक है, जस्टिस के लिए एक वेग स्केल में ब्लाइंड फोल्ड करी, वेग स्केल पकड़े हुए, आंख बांधे हुए, ठीक है, एक लेडी खड़ी है, ठीक है, वो ले रहे थे। Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. वैसे ही फीमेल फिगर को जो है 19th सेंचुरी आर्टिस्ट के द्वारा यूज किया गया था। जैसे कि फ्रांस में क्रिश्चियन मैरियानी, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम जो था, ठीक है, उन्हें उसे यूज किया गया, विच अंडरलाइन द आइडियाज पीपल। वहाँ पे जो लोगों के एज अ नेशन के जो आइडिया को जो रिप्रेजेंट कर रही थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि लिबर्टी और रिपब्लिक, रेड कैप, ट्राई कलर, कोकेड, ये सब थे, ठीक है। स्टैचू ऑफ मैरियनी जो थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, पब्लिक स्क्वायर्स वगैरह में लगाए जा रहे थे ताकि लोगों को यूनिटी के लिए और लोगों की यूनिटी एकजुट कराया जा सके, ठीक है, और उनको उससे आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेट करने के लिए, रिलेट किया कर सके लोग, ठीक है। उनके मैरियनी के इमेजेस जो थे कॉइन्स और स्टैम्प्स में भी लगाए हुए थे, ठीक है। वैसे ही जर्मेनिया जो थी वो जर्मन नेशन की एलिगोरी थी, ठीक है। उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मनिया जो थी वो ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, ठीक है, और वो कैसे हीरोइज्म में खड़ी होती थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोस्टेज स्टैम्प्स में मैरियाने की फोटोज भी थी, फोटो ली गई है, ठीक है। ये जो लिबर्टी के सिंबल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी जर्मेनिया को दिखाया गया है, रैन को कैसे गार्ड कर रही हैं स्वॉर्ड से अपने, ठीक है। यहाँ पे फॉलन जर्मनिया जब दिखाना होता है डिस्ट्रेस में कि जर्मनी अभी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म वो फीलिंग थी जिसमें लोग क्या कर रहे थे, मोनार्की से अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स में आ रहे थे, ठीक है, अपने देश के प्रति उनकी नेशनल फीलिंग जो थी वो नेशनलिज्म में आ रही थी। बट इंपेरियलिज्म वो हो रहे थे जिसमें लोग जो थे अपने कॉलोनीज बनाते थे, दूसरे इंफीरियर स्टेट्स को, ठीक है, कॉलोनीज बना रहे थे ताकि उनके रिसोर्सेज यूज कर सके, ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ना कि उनके साथ यूनाइटेड हो रहे थे, ठीक है। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans, ठीक है। जो नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में 1871 के बाद सबसे ज्यादा आया कहाँ पे, बाल्कन्स में। बाल्कन वो रीजन था जहाँ पे बहुत वेरिएशन थी। आज के जो रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ठीक है, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सब जो थे, ये सब एरियाज जिन्हें स्लेव्स बोला जाता था, ठीक है, वो सारे एरियाज से कंप्राइज था वो उस समय, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वर अंडर, तो उस समय बहुत बड़ा हिस्सा बाल्कन्स का वो कहाँ पे था, किसके अंडर में था, ऑटोमन एम्पायर में, ठीक है। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this area very explosive, ठीक है। तो जो लोगों में जो नेशनलिस्ट फीलिंग की जो भावना और साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर का अलग होना इससे, ठीक है, इस एरिया को क्या हुआ, और ज्यादा एक्सप्लोसिव बन गया ये। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization, internal reforms, ठीक है। Ottoman Empire ने modernization से, ठीक है, और रिफॉर्म से बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई, बट फिर भी इतना सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independent, ठीक है। एक एक करके जो इसके जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो इसके कंट्रोल से निकल गए और क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है।
Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they have been independent but had subsequently been subjected by foreign powers. Hence, the rebellious nationalists in Balkan thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence. ठीक है, बालकन लोगों ने अपने हिस्ट्री का यूज़ किया और दिखाया कि कैसे कैसे वो पहले जो थे बहुत पहले उनकी खुद की पावर थी, ठीक है, बट फॉरेन पावर ने जो किया हुआ अपनी पुरानी इंडिपेंडेंस अपने पॉलिटिकल राइट्स को दिखाया कि पहले कैसे सब था, अपनी नेशनैलिटी को दिखाया, ठीक है, बट बाद में कैसे फॉरेन पावर्स ने उनके ऊपर रूल कर लिया, ठीक है, उनको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो हैंस रेबेलियस नेशनलिस्ट जो थे वो बाल्कन के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया, ठीक है, टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, उनकी जो पुरानी आज़ादी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के लिए। एज द डिफरेंट स्लेविंग नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफीट देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया। अब जब ये जो स्लेविक नेशनलिस्ट थे अपना बाल्कन एरिया को वापस कैप्चर करने के लिए लड़ने लगे, ठीक है, तो ये एरिया जो हो गई और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो गई, ठीक है। बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, बट यही बाल्कन स्टेट्स एक दूसरे से भी चलते थे, ठीक है, एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और हर कोई चाहता था कि अपने स्टेट में ज़्यादा territories lie. Matters were further complicated because Balkans was became the scene of big power rivalry. ठीक है, पर जब बड़ी बड़ी पावर्स को, ठीक है, जब इसके बारे में पता चला, ठीक है, वो क्या करने लगे जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सबको जब पता चला वो क्या करने लगे, वो भी इसे कैप्चर करना चाहने लगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर इंटरनेशनल, अब इस समय क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो कॉलोनीज इंपेरियलिज्म फैलाने के जो उसमें बहुत लगी हुई थी, ठीक है, अपना इम्पेरियल पावर बढ़ाने में लगी हुई थी। जैसे कि जो यूरोपियन कंट्री पावर्स थी वो बहुत सारी कॉलोनीज बनाने में लगी थी, ठीक है। अब इस राइवलरी में उन्हें क्या मिला, ठीक है, उन्हें लगने लगा कि ये बाल्कन एरिया उनको अच्छा स्कोप दिखने लगे। हर पावर जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ये सारे के सारे बाल्कन पावर्स को कैप्चर करने में लग गए, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी वार हुई। ये सारी पावर्स क्या चाहती थी, बाल्कन एरियाज को कंट्रोल करना चाहती थी, ठीक है, और ये बाल्कन जो स्लेव्स थे वो क्या चाहते थे, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, वो भी अपना टेरिटरी बढ़ाना चाहते थे, जिस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे वार हुए, फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंफेरियलिज्म, ये नेशनलिज्म इंफेरियलिज्म के साथ मिलके यूरोप में जो डिजास्टर हुआ 1914 में जो वर्ल्ड वार, ठीक है, उसका उसको उसकी वो 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ वो इन्हीं सब का रिजल्ट था, ठीक है। But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European power in 19th century began to oppose imperial domination, ठीक है, बट उसी टाइम पे जैसे यूरोपियन पावर ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है, बाकी कंट्रीज जो वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज को जिनको यूरोपियन पावर्स ने कैप्चर कर लिया था, कॉलोनी बना लिया था, ठीक है, वो भी अब इंपेरियल डोमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने लगी। द एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट। अब जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स थे बाकी सब एरिया में वो क्या थे, नेशनलिस्ट थे, अपने देश के प्रति थे, ठीक है। इन द सेंस वो क्या स्ट्रगल कर रहे थे, अपने खुद के नेशन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, अपनी खुद की नेशनल यूनिटी बनाने के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। फोर्ज इन कॉन्फ्रोंटेशन, और सारे के सारे अपने नेशनल यूनिटी को उन्होंने फोर्ज किया था, किस लिए, इंफेरियलिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, अब ये जो यूरोपियन आइडियाज थे उनको रेप्लिकेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब लोग जो थे अपनी खुद की वैरायटी नेशनलिज्म की यूज कर रहे थे, ठीक है। बट जो नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो यूनिवर्सल बन गया, ठीक है, और नेचुरल बन गया, ठीक है, वही वैसा का वैसा रहा। तो दिस वाज अबाउट द नेशन स्टेट्स विच वर क्रिएटेड, ठीक है, इन यूरोप, ठीक है, उसके बारे में था। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, किस तरह से नेशन स्टेट्स अलग अलग बने, ठीक है। If you enjoyed, do like, share and subscribe for more.